डॉक्टर दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड शुगर। आखिर ये शुगर होता क्या है? जैसा हम जानते हैं कि शुगर एक कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट, तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में टोटल कुछ मिलते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा अमाउंट मिलेगा ग्लूकोज, उसके बाद बहुत ट्रेस में मिलते हैं फ्रुक्टोज, उसके बाद थर्ड नंबर मिलते हैं पेंटोज। पेंटोज में दो तरह का होता है, राइबोज एंड डिऑक्सी राइबोज। एंड फोर्थ मिलते हैं ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन याद रखिएगा, ग्लाइकोजेन स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है। पेंटोज से कोई जल्दी कोई डिज होता नहीं है, फ्रुक्टोज से किसी तरह का डिजॉर्डर होता नहीं है, ऐसे ट्रेस होता है। रह गया ग्लूकोज, तो ग्लूकोज ही एक ऐसा है कार्बोहाइड्रेट जिससे हमारे बॉडी में डिजॉर्डर होने की चांस होती है। ग्लूकोज एक न्यूट्रिएंट केमिकल होता है जो सेल के अंदर एटीपी बनाता है। लेकिन ये जो ब्लड की जहाँ बात होती है, तो ब्लड में ये दो जगह मिलता है ग्लूकोज। एक मिलता है प्लाज्मा में, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा ग्लूकोज। एक मिलता है आरबीसी में। तो प्लाज्मा में जो मिलता है प्लाज्मा ग्लूकोज कहते हैं, और जो आरबीसी में मिलता है उसको लोग ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन इसका नाम है, जो कि ये 3 महीने का ग्लूकोज को रिकॉर्ड बताता है। ये कि बॉडी में 3 महीने तक का बॉडी में ग्लूकोज कितना रहा होगा उसको डिटरमाइन करता है। पहले बात आते हैं प्लाज्मा ग्लूकोज के बारे में बात चलते हैं। प्लाज्मा ग्लूकोज अगर हम देखते हैं तो ये फास्टिंग और खाना खाने के बाद थोड़ा सा वेरी करता है। जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग बोलते हैं कि जब नॉर्मल डाइट लेने के 8 घंटा के बाद, 8 घंटा तक एम्प्टी स्टमक रह करके विदाउट अदर किसी तरह का स्ट्रेस, फिजिकल और मेंटल दोनों रिलीफ होने के बाद, और 8 घंटा के बाद जब हम लोग ब्लड लेते हैं उसकी आप हम लोग कलेक्शन करते हैं, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ब्लड शुगर फास्टिंग, जिसका नॉर्मल रेंज 70 to 110 mg/dl मिलता है। दूसरा होता है ब्लड शुगर पीपी। तो ब्लड शुगर पीपी जो होता है ये आपको किसको बोलते हैं, नॉर्मल डाइट लेने के 8 घंटा एम्प्टी स्टमक रहने के बाद 75 ग्राम ग्लूकोज लेने के बाद जो कंडीशन आती है उस स्टेज को बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल। और पोस्ट पेरेंडियल में होता है ग्लूकोज का लेवल 90 to 130 mg/dl। एक जो आता है ग्लूकोज जिसको बोलते हैं ब्लड शुगर रैंडम बोलते हैं। ब्लड शुगर रैंडम किसको बोलते हैं कि जब कभी भी ये 70 से लेकर के 80 से लेकर के और ये आपको 150 mg/dl तक होता है। तो यानी कि कभी भी हम ब्लड शुगर को हम लोग जांच करके देख सकते हैं, और कभी देख सकते हैं। ब्लड शुगर उसको रैंडम बोलते हैं। तो ब्लड शुगर रैंडम का इंपॉर्टेंस कब होती है कि जैसे प्रेगनेंसी में होता है, चाइल्ड में होता है, सर्जरी वाले पेशेंट का होता है, या आईसीयू में जो मरीज होता है जिसको कि हम जो हर समय ड्रिप दे रहे हैं उसको, तो उस तरह के मरीज को हम लोग ब्लड शुगर रैंडम कराते हैं। लेकिन जो नॉर्मल ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी है, एक रूटीन टेस्ट है, उस पेशेंट को हम लोग ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी करा के देखते हैं, जो कि एक डायबिटीज मेलाइटस को ये आपको बता सकता है कि डायबिटीज मेलाइटस है कि नहीं है। तो बात तो चलते हैं कि ब्लड शुगर फास्टिंग अगर इसका लेवल 125 मिलीग्राम से अगर ऊपर हो जाता है तब डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। याद रखिएगा, ब्लड शुगर पीपी 145 mg/dl से जब ऊपर होता है तब हम लोग इसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। ब्लड शुगर रैंडम में हम लोग कोई वैल्यू नहीं देते हैं, ब्लड शुगर रैंडम के कि उसको हम लोग डायबिटीज मेलाइटस हम लोग कहेंगे ही कहेंगे। दूसरी बात है, ब्लड शुगर का जो लेवल है, ग्लूकोज का लेवल, जब भी यह 180 मिलीग्राम से जब ऊपर एक्सीड करता है 160 या 180 मिलीग्राम, तब जाकर के ये यूरिन से पास करता है। इस लेवल को हम लोग बोलते हैं रीनल ग्लूकोज थ्रेशोल्ड वैल्यू बोलते हैं। रीनल ग्लूकोज थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी 160 या 180 मिलीग्राम से ऊपर जाने के बाद ही ये ग्लूकोज यूरिन से पास करता है, जिसको हम लोग फिर डायबिटीज मेलाइटस इसको बोलते हैं। जो यूरिन में शुगर आता है तो ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं, ज़्यादा बार पेशाब आता है तो उसको डायबिटीज बोलते हैं, इसी को डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। खैर, तो हम लोग बात ब्लड ग्लूकोज पे थी। तो ब्लड ग्लूकोज जो होता है यह हमें इतना जांच करने के बाद हम ये जानते हैं कि यह शुगर जब बढ़ेगा तो हमारे बॉडी में कई जगह डिजॉर्डर प्रोड्यूस करेगा, जिसके बारे में आप पिछले मेरे वीडियो डायबिटीज मेलाइटस में देखिएगा।
तो उस डिजॉर्डर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर इसका डायग्नोसिस कराते रहते हैं। एक बात जोड़े में ध्यान देना होगा कि ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी का जो रेंज है वह 40 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिए गौर से क्या बोल रहे हैं कि ब्लड शुगर फास्टिंग और पीपी का जो रेंज है वह HbA1c तो कोई दिक्कत नहीं, HbA1c के लिए वो क्या करते हैं, ब्लड फास्टिंग में ब्लड लेते हैं। तो इसके बीच में रेंज जो है 140 से 40 मिलीग्राम ज़्यादा नहीं होता। पहले हम लोग बात चलते हैं कब जांच करते हैं, कैसे करते हैं। ये तो समझ में आ गया। दोनों के लिए हम लोग ब्लड ही लेते हैं, या इसके लिए ब्लड कब लेते हैं, फास्टिंग में ब्लड लेते हैं। फास्टिंग में ब्लड कलेक्शन क्या करते हैं, एक बार समझ लेंगे हम लोग कि ब्लड कलेक्शन अगर हम ब्लड शुगर फास्टिंग का करना हो, पीपी का करना हो, तो इसके लिए जो ब्लड लेते हैं वो हम लोग लेते हैं सोडियम फ्लोराइड भाइल में लेते हैं। सोडियम फ्लोराइड भाइल आता है, भाइल एंटीकोगुलेंट आता है, उसमें हम लोग ले करके अब तब हम लोग इसको ब्लड को रख लेते हैं। और दूसरा, अगर हम लोग डायरेक्टली जांच करके देख सकते हैं, एक बार भी आता है डायरेक्टली जांच करने का, जो कि ग्लूकोमीटर आता है, उससे जांच करके देख लेते हैं, लेकिन उससे हम लोग कंफर्म नहीं बनते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले हम लोग ब्लड कलेक्शन कर लेते हैं, सोडियम फ्लोराइड में कितना 1 ml ले लेते हैं, और इस ब्लड को हम लोग जो आता है एक इंस्ट्रूमेंट क्लोरीमीटर में, उस मेथड से हम लोग इसको जांच करते हैं। एक केमिकल आता है, गॉड पॉड बोलते हैं उसको, गॉड एंड पॉड, वो केमिकल का नाम है, मेथड का नाम है। उसमें हम लोग एक खान टेस्ट में रख करके मिलाते हैं एप्रोप्रिएट अमाउंट में, और क्लोरीमीटर में इसका हम लोग देख लेते हैं। क्लोरीमीटर में जांच सकते, ये सबसे ऑथेंटिक जांच होती है ब्लड शुगर जांच करने के लिए। तो ये हम लोग जांच इससे करके देखते हैं, तो ये ब्लड शुगर की जांच की हो गई। दूसरी जो बात आती है HbA1c, इसके जांच के लिए क्या करते हैं हम लोग कि EDTA भाइल में ब्लड लेते हैं, EDTA भाइल में ब्लड लेते हैं, और इसके बाद HbA1c का जो केमिकल होता है उस केमिकल को हम लोग इसमें एप्रोप्रिएट अमाउंट में इसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद इसको भी हम लोग आता है एक इंस्ट्रूमेंट, वो भी क्लोरीमीटर ही आता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी को देख करके, और हम लोग ये पता लगाते हैं कि कितना हीमोग्लोबिन इसका कंबाइंड हो चुका है ग्लूकोज से, क्योंकि इसका रेंज आपको मिलेगा 5 to 6%, ये वैल्यू आपको मिलेगा HbA1c का। अच्छा, HbA1c अगर बढ़ा रहता, मान लिया किसी का 7% आ रहा है, इसका तो ग्लूकोज का लेवल उसका कितना होगा, प्लाज्मा ग्लूकोज रहा होगा कभी 3 महीने में 200 से 250 बढ़ा हुआ होगा। तो ये 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है। ये मेरा वीडियो होगा, उसमें देख सकते हैं आप, डायबिटीज वाला वीडियो में, उसमें पूरा क्लियर किए हुए हैं कि कितना अगर HbA1c रहेगा तो ब्लड में ग्लूकोज का वैल्यू कितना रहेगा। तो इस तरह से हम लोग एक पेशेंट को रूटीनली जांच करा करके ब्लड शुगर फास्टिंग या ब्लड शुगर पीपी कराते हैं। दूसरी बात हम बताते हैं आपको कि ब्लड शुगर फास्टिंग और ब्लड शुगर पीपी के बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए 40 मिलीग्राम पर डे ही होना चाहिए। अगर किसी मरीज का अगर 40 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रही है, इसका मतलब कि उस पेशेंट में इंसुलिन का एक्टिविटी कमज़ोर हो रहा है, आगे चल के हो सकता है कि डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट बन जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बताया ना कि वैल्यू देख लेते हैं, वैल्यू देख करके हम लोग जैसे मान लीजिए ब्लड शुगर फास्टिंग का जो वैल्यू आया 70 से लेकर के 110 मिलीग्राम आया, पीपी का वैल्यू बोल रहा है कि 90 से लेकर के 130 आता है। तो मान लीजिए किसी पेशेंट का ब्लड शुगर फास्टिंग आ रहा है 72 आ रहा है, उसका पीपी आ रहा है 128 हो रही है। आप तो बोलेगा कि दोनों नॉर्मल रेंज में है सॉरी, नॉर्मल रेंज में है, नहीं है तो सर रेंज तो कह सकते हो, लेकिन दोनों देखो डिफरेंस कितना आ गए, ये कहाँ 72 128 या 128 है, यानी कि डिफरेंस ज़्यादा हो रही है। रेंज भले ही नॉर्मल में है लेकिन डिफरेंस ज़्यादा है। इसका मतलब ये पेशेंट आगे अब ये डायबिटीज मेलाइटिस का या शिकार बन सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि ब्लड शुगर हम लोग देखते जरूर हैं, लेकिन ब्लड शुगर के लिए हम लोग जरूरी है कि ब्लड शुगर फास्टिंग का वैल्यू देखें, ब्लड शुगर पीपी का वैल्यू देखें, और HbA1c को देखें, सबको कोरिलेट करें, चूँकि एक डायबिटीज मेलाइटिस जो इतनी खतरनाक डिजीज है उससे हम लोग बच सकें। बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स।